सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्होंने ये अगर रूस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है और सऊदीज जो हैं वो बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ये न्यूज़ बहुत आम हो गई है कि अरब कंट्रीज़ खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे कंट्रीज़ है वो भी इंडिया से हथियार परचेस कर रहे हैं, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस हो, जो भी हो। और ऊपर से अब ये भी बात हो रही है कि भाई इंडिया के सैनिक भी कभी भी अब सऊदी में जाकर, यूएई में जाकर वहाँ की सिक्योरिटी को, या फिर कहे कि वहाँ की जो प्रिंस के आसपास की, या फिर कहे कि एमबीएस के आसपास की सिक्योरिटी, वहाँ पर सिक्योरिटी जाकर दे सकते हैं। अब तक ये था कि पाकिस्तान के टट्टुओं को भाड़े पर यूज़ किया जाता था, लेकिन भारत के साथ सऊदी और यूएई की इस टाइप की पार्टनरशिप बढ़ गई है कि अब जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान के सैनिकों को यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके जब वो सैनिक देता था ना पाकिस्तान, उसके बिहाफ पर वो कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर ले लेता था। हालांकि कहने के लिए तो दोस्ती थी, पेट्रोल में भी अच्छी खासी क्रेडिट मांग लेता था, मतलब ऑयल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिया में जिस हिसाब से इंडिया जिस तरीके से आवभगत करता है, या फिर इंडिया जिस तरीके से रिलेशन को मेंटेन करता है, वो एकदम प्रोफेशनली यहाँ पर काम करेगा। जो भी डील होगी सैनिकों को भेजने की या फिर मिसाइल बेचने की, जो भी होगी एकदम प्रोफेशनली होगी। और रिलेशन, देखिए, वो प्रोफेशनल रिलेशन तो हो गए, लेकिन इंडिया एक स्टेप आगे जाकर और भी बहुत सारी चीज़ें करता है किसी भी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कह सकते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से क्या कुछ वो लेने के चक्कर में है। और सबसे बड़ी खबर तो वहाँ से ये आ रही है कि वो उनसे मिसाइल लेना है, उन्होंने लेना, इंडिया से लेना है। और इंडियन जो है इन्होंने अपना एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्होंने ये अगर रूस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। और सऊदीज जो है वो बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ईरान की बढ़ती हुई थ्रेट जो है वो ये चाहते हैं, ईरानी थ्रेट को अगर काउंटर हमने करना है। अब पता है पहले वो सारा असला वेपन्स वो लेते थे, उनसे अमेरिकन से लेते थे, या मिलिट्री सपोर्ट ट्रेनिंग वगैरह वो आके पाकिस्तान से लेते थे। अब हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है इंडिया के साथ आके वो मुआहदे करने जा रहे हैं, डिफेंस परचेजेस के, मिसाइल के किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक उस पर नई थ्रेट आ रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में खामोशी है, कुछ चुप है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारा कुछ ये कैसे हुआ है विद इन, मतलब नो टाइम। आप कह सकते हैं 1-2 सालों के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। और अगर आपको याद हो, शहजादा ये मोहम्मद जो है, ये MBS जिनको कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान का उनको कहा जाता है, वो 2018 में पाकिस्तान में आए थे। और इमरान खान साहब जो है उनको बकायदा ड्राइव करके तो उनको ले आए थे, एयरपोर्ट से ले आए थे, वज़ीर आज़म हाउस लेके गए थे। हमारे यहाँ पे F-16 JF थंडर ने उनको आकर सलामी दी थी, बहुत बड़ी बैंक्वेट दी गई थी, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं अनयूजुअल से उनको रिसेप्शन दी गई थी। और बल्कि शहजादा साहब ने तो ये फरमाया था जी कि मैं जो हूँ ये पाकिस्तान का, अब ये सऊदी अरेबिया में वहाँ पर एम्बेसडर मुझे समझा जाए। अब जो वहाँ पर एम्बेसडर समझे जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क, जो हमारी कौम समझते हैं कि इंडिया इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। अब जो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे भाई जो हैं, उन्होंने वहाँ पे इंडियन आर्मी को और उनके चीफ को और दीगर जो उनके टॉप डिप्लोमेट जो हैं उनको वहाँ पे इनवाइट किया है कि आप लोग हमारे पास आएँ और बैठ के कुछ हम आपसे मुआहदे करने चाहते हैं। सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, वो डिफेंस से रिलेटेड है, या दीगर चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसराइल के साथ जो तल्लुकात उन्होंने ठीक किए हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि अगेन हम खित्ते में अगर ईरान के साथ टेंशन है, हमारी पाकिस्तान के साथ तल्लुकात हमारे ठीक नहीं हो रहे, तो बेहतर ये है हम वहाँ पर नया कैंप बनाया जिसमें इसराइल भी है, जिसमें ईरान भी है, उसमें सऊदीज़ भी हैं, यूएई भी है, बहरीन भी है, ओमान भी है। सो पूरा गल्फ रीजन जो है वो अब वो इंडिया के साथ जा रहा है इस आज़ाद फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि ना तो इस वक्त ईरान पाकिस्तान से कोई रेमिटेंसेज सारी कोई हमारे को मैन पावर में सपोर्ट कर सकेगा, ले सकेगा, ना तुर्की की पास इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तानी वहाँ पे खप सकें, ना मलेशिया। सो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी लेबर लगती थी, रेमिटेंसेज आती हैं, वो 2 ही ममालिक हैं, वो आपका यूएई है और सऊदी अरेबिया, जिस पे वो ईरानियन जो हैं, नहीं सारी जो इंडियंस हैं, उन्हें बड़ी खूबसूरती से इस गैप से भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोदी चाहता है अमन हो उनके दरमियान। चाइना तो खुश होगा, फिर चाइना के पास कोई वजह ही नहीं होगा हिंदुस्तान के खिलाफ होने के लिए। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है।
उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। अरे उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दिए, अगर जंग हुई खुदा ना खास्ता वो 1-1.5 अरब इंसान चला जाएगा दुनिया। हमारी इतनी डिस्क्रेपेंसी है कि हमारे तगड़े दोस्त चाहिए, और जब तगड़े दोस्त और श्योर सोर्स ऑफ आर्म्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज आएंगे तो हम लड़ सकते हैं और ठीक से लड़ेंगे, उसका हमें डर नहीं है लड़ने का। मगर वी नीड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, और अगर पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। अब अगर कुछ कम है तो उस वक्त दुगना हो जाएगा। अच्छा हिलाली तो साहब, आप फरमा रहे हैं रूस के साथ जल्द से जल्द जितने ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें ताकतवर दोस्त चाहिए। तो हमारा ताकतवर दोस्त कौन होगा? हम इस वक्त जो हमारी हालत है, हमें पैसे चाहिए, सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, सब कुछ लिख के दे दिया है बकौल चौधरी सरवर के, IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है। सऊदी अरब भी जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस मांगेगा, ना दे सके तो उसको कब्ज़ा कर लेगा, उसको कन्फिस्केट कर देगा। UAE में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तानियों की, वो फ़ॉरेन रेमिटेंस था। UAE में अभी आपने देखा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म होके गए, 2 घंटे की जो मीटिंग शेड्यूल थी वो 4 घंटे में गई, और उसके बाद वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिस तरह लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया, और वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्रिंस मोहम्मद खान अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर? हम किधर जाएंगे? ये कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है, एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास है। हमारे साथ अगर ज्यादती हो तो उतनी हमारी तगड़ी दोस्ती होनी चाहिए ये मुल्कों के साथ कि वो कहें ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल, और जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उस लेवल तक हमारी रिलेशनशिप हो तो दैट इज ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, इसमें आपने कहा अमेरिका के साथ दोस्ती रखे, कल भी हमने जिक्र किया था, ये मेरे सामने पड़ी है टेस्टिमनी उनकी, डोनाल्ड आर्मन ब्लूम की। कल भी हमने इस पॉइंट को टच किया था। अमेरिका तो ये कह रहा है कि ये जो जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडिया की बोली बोल रहे हैं, कश्मीर को चाहते हैं कि पाकिस्तान टोटली अबेंडन कर दे, और वो तो उनकी जो कड़ी शराइत हैं दोस्ती की, या तो फिर पाकिस्तान सब कुछ अबेंडन कर दे। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल है, जितनी जो आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम ठीक होना चाहिए था उसमें गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। में इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लरिकल जॉब्स, और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं, या बैंक्स में जो हायर एजुकेशन बाहर से हासिल करके हम गए हैं। यू कैन सी इट ऑल ओवर। यस, ये तो इट्स वेरी वेल नोन। बिल्कुल आप सही आपने फरमाया हिलाली साहब, आप सिस्टम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अब जिस जगह पे हम खड़े हो गए हैं आके इस वक्त, ये बड़ी जो वेस्टर्न मीडिया और वहाँ पर जो इस वक्त डिबेट हो रही है उनके थिंक टैंक्स में, उसमें पाकिस्तान तो बहुत इर्रेलेवेंट होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत रेलेवेंट हो गए हैं और हम किसी तरह आइसोलेशन में नहीं है। की कारस्तानी है कि हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान के फ़ोन भी हैक हुए हैं, और यहाँ से शायद वो चेक कर रहे हैं कि हमारे जर्नलों के, हमारे पॉलिटिशियंस के। सो अभी तफसीलात नहीं आ रही, मगर इशारे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये साइबर अटैक हो गया है, इंडिया के ज़रिए या कोई और मुल्कों के ज़रिए जो है हमारी हैकिंग हुई है। अगर इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे फरमाया कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे टेलीफोन टैप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे तो स्टैटिस्टिक वो हो रही है मैं कि अब खान साहब का भी आके कि आपके टेलीफोन कुछ और लोग भी नमस्कार दोस्तों, अब न्यूज़ ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान पर साइबर अटैक हो गया
और चाहे वो इमरान खान हो, चाहे या फिर कहे कि उनके आर्मी के लोग हो, चाहे करंट गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, सबके फ़ोन यहाँ पर हैक हो गए। उनको पता चला कि भाई सबके फ़ोन हैक हो गए यहाँ पर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मान सकते हैं हम एज अ इंडियन। अगर 10 साल पहले की होती ना तो हम नहीं मानते, भले ही इंडियंस ने ही किया होता, लेकिन अगर मान लीजिए कि आज ये चीज़ हो रही ना तो हम डेफिनेटली मान रहे हैं कि इंडिया ने किया होगा। और सिर्फ नहीं पाकिस्तान, अगर चाइना पर भी साइबर अटैक हुआ होता या फिर कोई भी कंट्री आप काउंट कर लीजिए, अगर उस पर भी हमला हुआ होता ना तो हम वो भी मान लें। क्योंकि अब जो इंडिया है ना सिर्फ छिपते छिपते करता नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुला करता है। चाहे रशिया को सपोर्ट करके वहाँ से ऑयल परचेस करना हो, क्योंकि उसमें इंडिया का और 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन का भला होना था, इंडियन गवर्नमेंट का भला होना था, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बचना था। हम कोई भी चीज़ों को अब खुल्लम खुला करते हैं। देखिए, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान के फ़ोन भी हैक हुए हैं और यहाँ से शायद वो चेक कर रहे हैं कि हमारे जर्नैलों के, हमारे पॉलिटिशियंस के। सो अभी तफसीलात नहीं आ रही, मगर इशारे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि साइबर अटैक हो गया है, इंडिया के ज़रिए या कोई और मुल्कों के ज़रिए जो है हमारी हैकिंग हुई है अगर, तो ये बड़ा खौफनाक चीज़ है। और आने वाले उनकी फैमिलीज के भी टैप हो रहे हैं। ये सारी यहाँ प्रोसीडिंग होते रहे, केस चलता रहा, लोगों का याद नहीं होगा, गजनी पते किसी को नहीं है वहाँ से। उसमें जर्नलिस्टों के नाम भी आए थे, चले उनको भी छोड़ दें। इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे फरमाया कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे टेलीफोन टैप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे तो स्टैटिस्टिक वो हो रही है मैं कि अब खान साहब का भी आके कि आपके टेलीफोन कुछ और लोग भी टैप। यहाँ पे हुकूमतें दुनिया भर में ये टेलीफोन टैप भी करवाती हैं, ये बंदे भी पीछे लगाती हैं, ये आपके सोर्सेज पता करने हो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, बला बला चीज़ें, ये सारी चीज़ें है कि आपका CPAC मुकम्मल। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री की भारत की विजिट के बारे में बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो दौड़ा दौड़ा सीधा इंडिया में चला आता है। और मान लीजिए कि हम भी, मतलब पाकिस्तान भी अगर चाहता है कि उस लेवल की पार्टनरशिप या फिर उस लेवल का वैल्यूएशन उसे भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर समय यही एक कंडीशन रहती थी कि अगर आप इंडिया को ये चीज दे रहे हो तो हमें भी आपको देनी पड़ेगी, और हमारे साथ भी रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं तो ये करना पड़ेगा। और दूसरे कंट्रीज ये करते थे क्योंकि उस समय उनको इंडिया की तरफ झुकाव रखने से कोई बेनिफिट था नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको याद हो, पिछले इमरान खान के टेन्योर में एक सिचुएशन हुई थी कि भाई जो यूके है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाहता है, ठीक है। कई तरह की सहूलियत प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है, या फिर कहे कि इंडिया से जो टाइप होगा उसमें दी जाएगी। अब पाकिस्तान भी ये चाहता था, इमरान खान के टेन्योर की बात है। अब यूके ने पूछा ही नहीं कि भाई अब क्या करना चाहते हो, क्या नहीं, मतलब सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लात मार दी। तो यहाँ पर उसी टाइप की बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है, और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है, मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, मैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई
हमें लिफ्ट नहीं कराई थी, ये मुझे याद है। आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो, मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे, लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है। ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं, वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना, और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे मैं, वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ राइट। ख़ैर एनी हाउ, लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे। सिर्फ़ ओआईसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रैटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा, मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी। अमेरिका का दौरा तो वो ट्रम्प के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहाँ का नहीं किया, और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया, जिसको पता मैं बार-बार यहाँ पे हाइलाइट करता रहा हूँ। हमारी अवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो, और हालाँकि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते, करप्शन को और इन चीज़ों को। ख़ैर एनी हाउ, ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ, जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, और जो है, और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा, बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माय ट्विटर मे बी और ऑन माय फेसबुक आई थिंक। ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन, जिसमें वो शेयर हुआ। ख़ैर, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो, या हमारी किसी सरकार ने तो, किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या है। ना किसी ने सोचा, ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना, और बात करता रहा हूँ कि भई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाएँ, अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख माँगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा? ख़ैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोज़ीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा
कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन सा हुकूमत में होगा, कौन सा ऑपोजिशन में होगा, तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा और जो एक तरीक़ाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं, शायद हम इसी तरह ही सीख जाएँ और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मैच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवाम पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। ख़ैर और इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट आई एम प्रीव्यू टू दिस, जिसे कहते हैं ना, आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन। आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं। इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं, यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्च्युनिटीज़। आपने अपने मिनिस्टरों को 1-2 को भेज दिया और वो वहाँ की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े, अगर इमरान खान साहब ने जहाँ पे दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे दरख्त लगाने को जो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। हम जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ़ करना चाहेंगे, ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उनकी हम, क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से कोई ज़ाती कोई नफ़रत नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीज़न बिहाइंड इज़ सुनने में मुझे सुनने में आता है, मेरे सुनने में आता है। उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ मैंने क्या थोड़ी-सी तकरीर करनी है, और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक मीटिंग भी हो रही थी, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कंसोर्शियम बना था कुछ ममालिक का, जिसमें कुछ $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स जो थी, वो सारी बात है होनी थी और वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी, हम तो उसमें है ही नहीं है, तो हमें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा? हमारे घर दाने नहीं है माजरत से, तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज़्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी ज़रूरत है करने की, हमारी ज़रूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें। और ये हमारी ज़रूरत है, ये इंडिया की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत ज़रूर होगी, लेकिन हमसे कम है। हम 1.5 जीडीपी ग्रोथ पे हैं, वो 11% पे उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, तो इससे ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। 70 जो है वो वापस ले लेगा। कतई नहीं, हम कहने की हद तक कहते हैं, हमने भी सोच लिया है। नमस्कार दोस्तों, अब ये डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि भाई पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन नहीं सुधारता तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। देखिए, अब सिचुएशन कैसी है कि पाकिस्तान को जो इंडियन चीज़ें चाहिए वो चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जो चीज़ें इंडिया से जाती थी, मान लीजिए कि गेहूं जाते हो शायद, तो वो जो चाहिए। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद कर दिया है, तो अब क्या होगा कि वो चीज़ पहले दुबई जाएगी, दुबई से उस पर लेबल और सब कुछ चेंज किया जाएगा उस पर जो होगा, क्योंकि अब मेड इन इंडिया तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में दंगे हो सकते हैं इसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की जाएगी। उसके बाद देखिए, ये चेंज करने का भी कॉस्टिंग होगी। उसके बाद दुबई से पाकिस्तान जाने की कॉस्टिंग अलग होगी। मतलब इंडिया से दुबई की तो कॉस्टिंग हमने काउंट की ही नहीं अभी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि सीधा ट्रेड शुरू होता तो वाया वाघा बॉर्डर हम आराम से चीज़ें भिजवा सकते थे और ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन गॉड नोज ये पाकिस्तान की पता नहीं ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या सोचते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसका एक इंटरव्यू है विद यूएई एम्बेसडर इन वाशिंगटन, एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा, और उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि यूएई इज़ मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस सिलसिले में जो मुलाकातें हैं वो भी उनको भी कंफर्म किया उन्होंने। दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, तंजीमों को बैन किया गया ना, जो इश्तिहार है, इसमें एक तंजीम है
इसका सीरियल नंबर है 65, इसका नाम है तहरीक आज़ादी जम्मू और कश्मीर जी। इनको भी बैन किया। तो इस तरह की बहुत सारी और तंजीमें हैं जो पिछले 30-35 साल में वो सामने आई, उन्होंने एक्शन। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एक नेशनल कंसेंसस के बगैर आप ये मसला हल कर सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कंसेंसस एक तरह से तो है, पूरा मुल्क चाहता है अमन होना चाहिए, पूरा मुल्क चाहता है हिंदुस्तान से जो है बेहतर ताल्लुकात हों। यूएई की तरफ से अब फाइनल कॉन्फर्मेशन आपको पता है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी आ चुकी है कि यूएई जो है वो सुलह सफाई करवा रहा है। यूएई को क्या इतनी दिलचस्पी है? यूएई एक जमाने में होता था, मतलब कि तारीख ये है कि यूएई जो गल्फ स्टेट्स हैं ये वो थी जो कि हम पे डिपेंड करती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। हिंदुस्तान जो है वो चाहेगा कि खित्ते में जो है वो नॉर्मल हालात हों, मुस्तहकम हालात हों, और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। पिछले जो है कोई 2 दिहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की है सऊदी अरेबिया और यूएई से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की। तो यूएई और सऊदी अरेबिया अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पूरा एक व्यू है जो हमारे बड़े जो जाने पहचाने जो होते हैं ना कमेंटेटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो कहते हैं जी इंडिया को जरूरत है इस वक्त, मोदी की जरूरत है, और पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर अमन की बात होगी। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं? देखिए जी, बात यह कि इस वक्त अमन की जरूरत तो दोनों मुल्कों को है, क्योंकि अगर खित्ते में एक नॉर्मलसी हो तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारा ज्यादा फायदा है। मतलब कि हमारे घर दाने नहीं है, माजरत से उनके घर अभी भी दाने हैं। मतलब कि हम भूल जाते हैं कि जो प्रेडिक्शन है, आईएमएफ की भी प्रेडिक्शन है कि इस साल अगर चीजें उनकी ठीक रही, अगर कोई कोविड से उनको धक्का ना लगा तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी, और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी जरूरत है करने की, हमारी जरूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें और ट्रेड। हम अगले साल भी हम 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं जाएंगे आईएमएफ के बकौल। 2% तो बहुत, मेरे ख्याल में जी वो अभी हम बहुत जेनरस ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं, हो सकता है इससे कम ही हो। तो बात यह है कि ये कहना, मेरे ख्याल में दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं कि जी उनको जरूरत है इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, दोनों मुल्कों को जरूरत है, और मेरे ख्याल में जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी विन विन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे में वो हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि हम आगे बढ़ें। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का बार बार जिक्र आता है हमारी तरफ से, आर्टिकल 370 हिंदुस्तान कहीं नहीं कुछ कर रहा, उसको कहीं नहीं ले जाएगा, उसको बिल्कुल वापस नहीं करेगा, और जो ने चेंजेस की हैं वो वापस बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई मुआहदा होता है वो इसी पे होगा कि जी तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, और इसको या ये होगा, या वो जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है या फॉर्मुलाइज आप करेंगे, या दूसरी सूरत में ये होगा कि अच्छा भाई खामोशी रहे बॉर्डर्स पे और आगे चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरह से हम तरले मिन्नत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, उसकी मईशत को मजबूत नहीं करते, अपने जो अंदर के जो तजादात हैं उनको हल नहीं करते, और वो सिवाय सिविलियन सुपरमेसी के, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के, अवाम की जो हुकूमत है मुंतखब, उसको बाख्तियार बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ये तमाम चीजें, तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे।
सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है, तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। तो यू कांट डू एनीथिंग ना, आप कर क्या सकते हैं, आप बताएं तो सही। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है। आखिर तुर्की के मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर, हम किधर जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है टर्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब टर्की, आप शांत हो गए, लेकिन एक समय था जब टर्की ने यह सोचा था कि भाई कब तक ये सऊदी और यूएई की लीडरशिप पूरे मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल करेगी। पूरे मुस्लिम मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करेगी। ये दोनों मतलब बाय डिफॉल्ट लीडर अभी भी है। लेकिन एक समय था जब टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे कंट्री ने एक ग्रुप बनाया और फिर इन दोनों को चैलेंज किया, मतलब सऊदी और यूएई को चैलेंज किया। यूएई भी छोड़ दीजिए, सऊदी को चैलेंज किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि भाई पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो गई, तो टर्की ने बहुत ही अलग तरीके से चिल्लाया कि ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब डिटेल में चेक किया गया तो पता चला कि भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है जिन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन तो तोड़ के रखे हैं, लेकिन टर्की ने तो रिलेशन मेंटेन रखे हैं, खास करके ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये दोगलापन सामने आ गया। और आज भी अभी भी टर्की अपना ही सोच रहा है, ना ही वो मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं सोच रहा, आज भी अपना ही सोच रहा है। कैसे? वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है वो विजिट करने वाला है टर्की। जरा सोचिए, यहाँ पर पूरी दुनिया को वो मतलब एक दूसरे से फाइट करवा रहा है और खुद इजराइल से यहाँ पर जाकर गुफ्तगू कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है तुर्की के सदर ने, लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के कोई और फोरम हो या मुलाकातें हों, हर जगह पे रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा टफ टाइम दिया था। इससे पहले जो इसराइली सदर नेतन्याहू था, उसके साथ तो रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत जगहों के ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो अब उनका एक यू टर्न है। पहले आप स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसी तनाजुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये उनका एक मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब तुर्की अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। तुर्की को इस बात का आइडिया हो गया है कि खाली फ़ौजी ताकत सब कुछ नहीं होती, ज़ोर और ताकत के साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक मजबूत मईशत के बग़ैर वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रजब तैयब एर्दोगान ने नशरियाती इदारा उनके मुल्क का NTV, उससे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है। इससे पहले जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, और आइज़क के आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया इस खित्ते पे। तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रजब तैयब एर्दोगान के, और उसको कई जगहों के ऊपर टफ टाइम भी दिया था। लेकिन ये इसराइली प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात दिखा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए वाली खबर जो है।
और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब उर्दवान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं? जिहाद पर। और क्योंकि अलतोगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है, ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब उर्दवान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब उर्दवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि यूरोप, रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए, क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की, ये कंट्रीज़ शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं कि तुर्की के साथ एक मरतबा फिर इसराइल ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, तुर्की के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी है, और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी उर्दवान ने खुद दी है। गुज़श्ता रोज़ इसी हवाले से तुर्की के अंदर बाकायदा एक इजलास भी हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की ने कहा है कि इसराइल का तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ये तुर्की के लिए भी मुफीद है और इसराइल के लिए भी मुफीद है। उर्दगान ने कहा है कि इसराइली सदर आइजक हेरोज़ग के अव्वलीन दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक